वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स की न्यू बुक जो अभी आई है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर से, उसके चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स के हम एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है 3.1 में हमें कहा जा रहा है कि व्हेन वी किक अ स्टोन, यानी जब भी हम किसी भी स्टोन को किक करते हैं, उसे लात मारते हैं, वी गेट हर्ट, तो हमें दुख होता है, तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ मतलब ये है कि हमारी जो पाँव है उसे तकलीफ़ होती है। किसी भी चीज़ को हमें जब लात मारते हैं तो हमारे पाँव को तकलीफ़ होती है। दिस इज़ ड्यू टू, ये किस वजह से होता है? इनर्शिया की वजह से होता है, वेलोसिटी, मोमेंटम या रिएक्शन की वजह से। तो हमें पता है कि हम किसी भी चीज़ को अगर किक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये एक स्टोन है, इसे हमने किक किया तो अंदर से ये एक रिएक्शन लगाता है जो कि उसी फोर्स का होता है, उतनी ही फोर्स का होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, यानी उसका डायरेक्शन जो होता है वो हमारा पाँव की तरफ होता है। तो इसलिए हम रिएक्शन की वजह से हर्ट होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। 3.2 में हमसे कहा जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अनटिल, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, ये अपना जो मोशन है उसे कंटिन्यू रखेगी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। तब कब तक ये रखेगी? जब तक ये चार कंडीशन इनमें से कोई कंडीशन उस पर लागू ना हो, और एक जो कंडीशन है वो लागू ना हो। वो कौन सा कंडीशन है कि द रिजल्टेंट फोर्स इज बिगिन टू डिक्रीज। नहीं भाई, डिक्रीज से काम नहीं चलेगा। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज़ ज़ीरो। हाँ, ये हो सकता है कि द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज़ ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि इस पर अपोजिट साइड से कोई भी फोर्स ना लगे, यानी इसके आगे से जिस जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है उस डायरेक्शन से उस पर कोई भी फोर्स ना लगे, उसकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ज़ीरो हो, तो तभी ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ इसके मोशन जो है वो जारी रहेगा। तो बी जो ऑप्शन हमारे पास है ये करेक्ट ऑप्शन है। 3.3 में हमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कंटेक्ट फोर्स, यानी नीचे हमें चार टाइप की फोर्सेस दी गई हैं और हमें कहा जा रहा है कि इसमें से नॉन कंटेक्ट फोर्स कौन सी है। फ्रिक्शन पहले नंबर पर है, तो फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन में किसी भी दो सरफेसेस का, फॉर एग्जांपल ये नीचे ज़मीन है, इसके ऊपर हम किसी भी चीज़ को घसीट कर लेकर जा रहे हैं तो इसके दरमियान जो फोर्स पैदा होती है वो फ्रिक्शन होती है। तो फ्रिक्शन कांटेक्ट में आता है, यानी ज़मीन और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान कांटेक्ट है, तो तभी इसमें फ्रिक्शन पैदा हो रहा है। एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसी फोर्स है कि जो नॉन कांटेक्ट फोर्स कहला सकती है, क्योंकि इसमें किसी भी दो चीज़ों का आपस में कांटेक्ट नहीं होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अलावा आप जो मैग्नेट की फोर्स होती है वो भी नॉन कांटेक्ट फोर्स ही कहलाएगी। फॉर एग्जांपल आप जब मैग्नेट दो रखते हैं तो बग़ैर किसी कांटेक्ट के एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट या पुश करते हैं। इसके अलावा आप ग्रेविटी की जो फोर्स है वो भी आप नॉन कांटेक्ट फोर्स में से डाल सकते हैं कि ग्रेविटी जो है वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है बग़ैर किसी कांटेक्ट के। तो ये मुख्तलिफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं। कांटेक्ट फोर्स हर वो फोर्स होती है जिसमें किसी भी दो बॉडीज़ का, दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में कांटेक्ट बन रहा हो, उसके बाद फोर्स लगी तो उसे कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। और अगर किसी भी दो बॉडीज़ का आपस में कांटेक्ट ना हो तो उसे हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 3.4, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि अ बॉल विद द इनिशियल मोमेंटम पी हिट्स अ सॉलिड वॉल एंड बाउंस बैक। कहा जा रहा है कि हमारे पास एक बॉल था, यहाँ पर हम एक बॉल बना देते हैं, ये था हमारे पास एक बॉल और इसने हिट किया एक वॉल को। यहाँ पर एक वॉल बनी हुई थी, इसने इस वॉल को हिट किया, तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम था वो था हमारे पास p। अब हमें कहा जा रहा है एंड बाउंस बैक, और ये वापस आ गया। जैसे ही वॉल को इसने हिट किया तो ज़ाहिर है इसने वापस आना था विद द सेम वेलोसिटी। अब इसकी वेलोसिटी यहाँ से जाते हुए जो वेलोसिटी थी, वापस आते हुए भी वही वेलोसिटी है। इट्स मोमेंटम पी डैश आफ्टर कोलिजन विल बी। अब इसका यहाँ से जाते हुए मोमेंटम तो p था, वापसी पर आते हुए इसका मोमेंटम जो है p डैश, वो कितना होगा, वो क्या होगा, ये हमने बताना है। तो हमें पता है कि यहाँ से जाते हुए इसकी जो वेलोसिटी थी वो पॉजिटिव में थी, यानी वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव थी, वापसी पर आते हुए इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। बाकी सेम है, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि बाउंस बैक विद द सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी बिल्कुल सेम है, यानी मोमेंटम भी उसका बिल्कुल सेम है। तो हम जस्ट ये जो बी ऑप्शन है इसे कह सकते हैं कि ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि पी डैश और पी बिल्कुल इक्वल है, इनमें से नेगेटिव का साइन नहीं है। नेगेटिव का मतलब ये है कि वो बाउंस बैक नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पी डैश जो है ये माइनस पी के इक्वल है, यानी कि जो मोमेंटम है वो भी नेगेटिव में हो चुका है ड्यू टू वेलोसिटी। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 3.5 और इसमें हमें कहा जा रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मैस m, यानी हमारे पास एक पार्टिकल है, इसका नाम उन्होंने रख दिया है m, मूविंग विद अ वेलोसिटी v। ये मूव कर रहा है एक वेलोसिटी के साथ
कितनी वेलोसिटी है उन्होंने बताई नहीं है, बल्कि जस्ट कहा है कि एक वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। कोलाइड्स विद अनदर पार्टिकल ऑफ द सेम मैस, ये आगे टकरा जाता है एक और पार्टिकल के साथ जिसका मैस बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इसी जितना है मैस है, तो ये जाकर उसके साथ कोलाइड कर जाता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये वाला पार्टिकल जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन ये वाला जो है ये रेस्ट की पोजीशन में है। द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन इज डैश। अब कहा जा रहा है कि ये जब मूव करता हुआ जा रहा था तो जैसे ही उसने कोलिजन किए तो कोलिजन के बाद यानी टकराव के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी इससे टकराने के बाद क्या होगी, कितनी वेलोसिटी होगी। तो ऐसे भी थोड़ा सा सोल्व करना हमें पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि इसकी वेलोसिटी क्या होनी है। तो यहाँ पर इसे सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमें मैथ्स तो खैर नहीं दिया गया, तो यहाँ पर हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं। ये इक्वेशन आप बाद में पढ़ेंगे भी अपने चैप्टर में। तो यहाँ पर हमारे पास है v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, एंड यहाँ पर है v1 डैश। अब इसमें हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। m1 जैसे कि हमें कहा जा रहा है कि अनदर पार्टिकल ऑफ द सेम मैस, यानी इसका मतलब ये है कि दोनों का जो मैस है वो सेम है। इसका मतलब है कि m1 और m2 जो है वो इक्वल हैं बिल्कुल। आप साथ में लिख सकते हैं कि m1 एंड इक्वल है m2 के, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो आप जस्ट इसकी जगह पर लिख सकते हैं कि m12 की चक्कर ही ख़त्म कर दें, जस्ट m माइनस एम डिवाइडेड बाई नीचे भी m प्लस m और यहाँ पर v1 डैश। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि m m आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, तो 0 डिवाइडेड बाय m प्लस m यानी 2m आ गया, 0 प्लस 2m आ गया और यहाँ पर v1 डैश सेम एज इट इज़ है। अब किसी भी चीज़ को ज़ीरो को जब हम किसी भी चीज़ पर डिवाइड करते हैं तो हम वो भी ज़ीरो हो जाता है, ये ज़ीरो हो जाएगा एंड v1 सेम एज इट इज़ आ गया डैश। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो इसकी जो वेलोसिटी है वापस आने के बाद, यानी जैसे इसने टकराया तो टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वापसी की वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, यानी ये जो है ये भी जाकर उसके साथ रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगा। कौन सा पार्टिकल, फर्स्ट वाला पार्टिकल। तो यहाँ पर जो हमारे पास सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, इसे हमने चूज़ कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है 3.6 और इसमें कहा जा रहा है कि कन्वर्जेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू डैश, यानी ये जो लॉ है हमारे पास कन्वर्जेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये किस चीज़ के इक्वल है। तो हमें पता है कि ये वाला इक्वेशन यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये तकरीबन तकरीबन इक्वल है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है ये इसको सपोर्ट करता है। किस चीज़ को सपोर्ट करता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को सपोर्ट करता है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। हमारे पास है 3.7 और इसमें हमें कहा जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट विद अ मास ऑफ 5 kg मूव्स एट द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, यानी कहा जा रहा है कि हमारे पास एक मैस था, यानी एक बॉडी थी और इसका एक बॉडी ऑब्जेक्ट था और इसका मैस कितना था, वो था हमारे पास 5 kg। ये 5 kg का हमारे पास एक मैस आ गया, ये मूव कर रहा है, यहाँ से ये मूव कर रहा है कहाँ पर, किस वेलोसिटी के साथ, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है। अ कांस्टेंट फोर्स दैट एक्ट्स फॉर 5 सेकंड ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कहा जा रहा है कि एक कांस्टेंट फोर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के लिए इस ऑब्जेक्ट पर लगी, कहाँ से लगी, किसी भी अपोजिट डायरेक्शन से इस पर लगी, एंड कहा जा रहा है आगे ऑन द ऑब्जेक्ट एंड गिव इट अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन द अपोजिट डायरेक्शन। और पहले ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ इस तरफ जा रहा था, तो वो जो फोर्स थी जो 5 सेकंड के लिए लगी, उसके लगने के बाद ये वापस इस रास्ते पर जाना शुरू हो गया, कितने, 2 मीटर पर सेकंड के साथ। यानी पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन स्पीड कम होकर कितनी हो गई है, 2 मीटर पर सेकंड थी। पहले अगर 10 मीटर पर सेकंड थी तो वो राइट साइड पर, आप उसे एज्यूम कर लें कि 10 मीटर पर सेकंड राइट साइड की तरफ जा रहा था। फोर्स लगने के बाद वो अब 2 मीटर पर सेकंड जो है लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज़ डैश, यानी जो ये फोर्स लगी है, ये जो अननोन फोर्स लगी है इस पर, जिसने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो कितने न्यूटन की फोर्स है, ये हमने फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिख दिया जल्दी से, एंड अब यहाँ से हम डेटा लेंगे। तो हमें पता है कि क्वेश्चन में हमें मैस दिया गया है, सबसे पहले मैस कितना है हमारे पास, 5 kg।
5 kg हमें मैस दिया गया है कि इस ऑब्जेक्ट का मैस जो है 5 kg है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी भी हमें दे दी गई है, जिस वेलोसिटी के साथ ये साइड पर मूव कर रहा था तो वो कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड थी। एंड फाइनल वेलोसिटी भी दे दी गई है, जब फोर्स लगी उसके बाद की वेलोसिटी कौन सी है, वो हमारे पास है 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये -2 मीटर पर सेकेंड है क्योंकि अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई है। ये चीज़ हमें दी गई है एंड इसके साथ साथ हमें टाइम भी दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 सेकंड का हमें टाइम दिया गया है, तो यहाँ पर हमने 5 सेकंड का टाइम भी कंसिडर कर लिया है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो बहुत ही जल्द आप एक फार्मूला पढ़ेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, यानी चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हमने जस्ट क्या करना है, थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करना है। हमें पता है कि चेंज इन मोमेंटम का मतलब ये है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो हम क्या करेंगे, वही इसकी जगह पर लिख देंगे, यानी जो है मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम को सेम एज इट इज़ हम लिखने देंगे। अब यहाँ पर हमने एक काम करना है, काम क्या करना है यहाँ पर कर लेते हैं। एफ को सेम एज इट इज़ लिखा क्योंकि हम फोर्स ही फाइंड करने जा रहे हैं कि ये कितने न्यूटन की फोर्स थी। मोमेंटम की जगह पर हम लिखेंगे एम वी एफ, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस मास एंड इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम को सेम एज इट इज़ लिखा। अब आप देख सकते हैं कि दोनों में m कॉमन है, तो f को सेम लिखा, m को हमने कॉमन लिया, अंदर हमारे पास रह गया है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय t को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब हम इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर आपको जस्ट ये फार्मूला आता है तो आप इससे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। f को तो लिखा हमने सेम एज इट इज़, मैस हमारे पास कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 kg है तो 5 लिखा। vf हमारे पास कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हमने -2 लिख दिया। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ गया फार्मूले वाला माइनस। नेक्स्ट हमारे पास vi जो है ये कितना है हमारे पास, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो कि हमारे पास है 10, एंड ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिए, डिवाइडेड बाय टाइम की जगह पर हम 5 लिख देंगे। 5 5 के साथ कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो रह गया वो है -2 -10, दोनों को प्लस करेंगे आपस में क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये आ जाएगा 12। तो 12 न्यूटन की फोर्स हमारे पास लगी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सी ऑप्शन जो हमारे पास है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सी ऑप्शन हमें यही बता रहा है कि उस पर -12 न्यूटन की फोर्स लगी थी, यानी ये जो फोर्स उन्होंने लगाई थी ये हमारे पास थी -12 न्यूटन की। नेक्स्ट हमारे पास है 3.8 और इसमें कहा जा रहा है कि अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी फोर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट पर हमने एक्ट की, उस पर लगाई फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत छोटे टाइम के लिए, यानी कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ नैनो सेकंड्स के लिए। इन दिस केस इट इज़ ईजी टू डिटरमाइन, इस केस में, यानी किस केस में, जबकि बहुत बड़ी फोर्स जो है वो किसी छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लग रही है, इस केस में इट इज़ ईजी टू डिटरमाइन, ये ईजी होगा डिटरमाइन करने के लिए। क्या चीज़ ईजी होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, टाइम इंटरवल, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, या नन ऑफ दीज। तो इनमें से जो सबसे इजी होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। क्यों, क्योंकि हमें टाइम भी पता है एंड फोर्स के जो मैग्नीट्यूड है वो भी पता है, तो हमें ये बहुत इजी होगा डिटरमाइन करने में। तो ये हमारे पास जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। और इसे इम्पल्स भी बोलते हैं, यानी कोई बहुत बड़ी फोर्स जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए लगे तो इसे आप इम्पल्स भी बोल सकते हैं। यानी अगर आपके पेपर में इम्पल्स लिखा आ जाए तो आपने घबराना नहीं, इम्पल्स बिल्कुल सेम चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है 3.9, उसमें कहा जा रहा है कि लुब्रिकेंट इज यूजुअली इंट्रोड्यूस बिटवीन टू सरफेसेस टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। कहा जा रहा है कि हम किसी भी लुब्रिकेंट को दो सरफेसेस के दरमियान डालते हैं फ्रिक्शन कम करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये कोई भी दो सरफेसेस थे, इसके दरमियान यहाँ पर हमने लुब्रिकेंट डाला ताकि ये दोनों आपस में घिसे नहीं, एक दूसरे के साथ रगड़े नहीं। जब रगड़ते हैं तो हीट पैदा होती है जिसकी वजह से ये मेल्ट हो जाते हैं, तो ये रगड़े नहीं, उसकी वजह से हमने इसमें लुब्रिकेंट डाल दिया फ्रिक्शन कम करने के लिए। कहा जा रहा है कि द लुब्रिकेंट अब क्या करेगा, डिक्रीज टेम्परेचर, इनका टेम्परेचर कम करेगा, एक्ट एज बॉल बेरिंग के की तरह का एक्ट करेगा, प्रिवेंट डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ सरफेसेस, दोनों सरफेसेस को डायरेक्टली कांटेक्ट में आने से रोकेगा, या प्रोवाइड रोलिंग फ्रिक्शन, या रोलिंग फ्रिक्शन वो प्रोवाइड करेगा।
तो जहाँ तक हम देख सकते हैं कि ये भी तकरीबन ठीक ही है कि एक्ट एज बॉल बेयरिंग, ये भी सही है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप ये करें कि प्रिवेंट डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ सरफेसेस, यानी वो दोनों सरफेसेस को डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से रोकेगा। बीच में एक थिन सी फिल्म बन जाएगी, उस लुब्रिकेंट की थिन सी फिल्म बन जाएगी और ये दोनों उसके ज़रिए से वो कांटेक्ट करेंगे, दोनों आपस में डायरेक्टली सरफेसेस कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो सी जो ऑप्शन हमारे पास है ये करेक्ट ऑप्शन है।